आज बात करते हैं सौंदर्य शास्त्र के बारे में। सौंदर्य शास्त्र एक ऐसा विषय है जो कला में, न केवल कला में अपितु काव्य और अन्य विधाओं में भी इसका समान महत्व है। आपके पाठ्यक्रम में पाश्चात्य और पूर्वीय दोनों सौंदर्यात्मक अवधारणाओं का समावेश किया गया है और छात्राओं के मन में ये जिज्ञासा भी रहती है कि पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र की अवधारणाएं पूर्वी सौंदर्य शास्त्र की अवधारणाओं से किस प्रकार भिन्न हैं और किन किन स्तर पर वो समान भी है। तो इस विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। पहले पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के बारे में ठीक से जानेंगे और फिर पूर्वी सौंदर्य शास्त्र की बात करेंगे और उसके बाद दोनों के अंदर क्या समानताएं थी, किस प्रकार एक दूसरे से ये भिन्न रूप से इनके विचार सामने आए, इन सब के बारे में बात करेंगे। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र की हम अगर बात करें तो पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के बारे में जो चर्चाएं हैं, लेख हैं, पुस्तकें हैं, वह सारी वहाँ के दार्शनिक, यानी जिनको सोफिस्ट भी कहते थे, वहाँ के दार्शनिक, वहाँ के चिंतक, जिसमें मनोवैज्ञानिक और जो समालोचना करते थे, आलोचक हुआ करते थे, वे लोग तथा कवि, लेखक, इन सब के जो आपस के विमर्श थे, उनसे कुछ चीज़ें उभर कर जो सामने आई कि उनकी सौंदर्य के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण कैसा रहा। सौंदर्य शास्त्र को, जैसे पाश्चात्य में एस्थेटिक्स जो शब्द है वह सौंदर्य शास्त्र को लेकर लिया जाता है। और एस्थेटिक्स शब्द जो मूल रूप से ग्रीक शब्द से बना हुआ है, एस्थेसिस से एस्थेटिक्स हो गया। एस्थेसिस का मतलब इंद्रिय सुख की चेतना, यानी हमारी जो इंद्रियां हैं उनके जो सुख की जो एक अंदर स्फूर्ति चेतना पैदा होती है सुख में, वो सौंदर्य शास्त्र से जुड़ी हुई है, या उसकी जो उस शुद्ध चेतना को सौंदर्य शास्त्र एस्थेसिस कहते हैं, सौंदर्य कहते हैं, एस्थेसिस। और इनकी एक लंबी परंपरा है दार्शनिकों की, जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, ह्यूम है, कांट है, बर्कले है, जॉर्ज सांटाइना है, आइए रिचर्ड्स हैं, हीगल है, फ्रॉयड है। इन सब ने अपने अपने विचारों के द्वारा सौंदर्य के प्रति अपनी धारणाएं सामने लाई कि भाई सौंदर्य क्या है, काव्य में उसका कहाँ कैसा महत्व है, कला में उसका कहाँ कैसा महत्व है, और सौंदर्य का स्वरूप क्या है, वह कैसा होना चाहिए, और किस प्रकार का सौंदर्य ग्राह्य है और किस प्रकार का नहीं है। इनको लेकर सभी दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग बातें की है। लेकिन जब इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं तो हम देखते हैं कि पाश्चात्य जो सौंदर्य है वो मूलतः हमारी इंद्रिय संवेदनाओं को लेकर ज़्यादा बात करता है। जैसे वहाँ के जो बॉमगार्टन, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी एस्थेटिका, उनमें उन्होंने कहा कि इंद्रिय संवेदनाओं का जो विज्ञान है वही सौंदर्य शास्त्र है। यानी कि हम हमारे मन में या हमारे जो भौतिक इच्छाएं हैं, यानी इंद्रिय संवेदनाओं का मतलब कि जो हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, यानी कि जो प्रत्यक्ष के द्वारा जिनका हमें अनुभूति होती है, संवेदना होती है, उन सब का जो एक साइंटिफिक मेथड है वो एस्थेटिका के अंदर उन्होंने उसका जिक्र किया। दूसरे जैसे जर्मन दार्शनिक थे हीगेल सौंदर्य शास्त्र का एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने कलाओं का वर्गीकरण बड़े विस्तार से किया। जब हीगेल के बारे में आगे बात करेंगे तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो उन्होंने सौंदर्य शास्त्र को ललित कलाओं की फिलोसॉफी माना, यानी कि ये ललित कलाओं का जो दर्शन है यही मूल रूप से सौंदर्य शास्त्र है या सौंदर्य की भावनाओं को लेकर चलता है।
ठीक ऐसे ही जैसे क्रोचे जो बहुत बड़े दार्शनिक थे और सौंदर्य शास्त्र के में भी उनका काफ़ी, वो बड़े समन्वयवादी दृष्टि लेकर चलते थे। यानी कि जो वस्तुनिष्ठ सौंदर्य है और व्यक्तिनिष्ठ सौंदर्य है, उन दोनों को बीच का एक रास्ता लेके चलते थे। और उन्होंने बुद्धिवादियों और व्यक्तिवादियों के बीच सामंजस्य बिठाने का भी काफ़ी प्रयत्न भी किया। उन्होंने भी सौंदर्य शास्त्र के बारे में अपनी जो एक अभिव्यक्ति दी वो थी कि अभिव्यक्ति की, जो मनुष्य की अभिव्यक्ति है उसकी प्रत्यक्षात्मक तथा कल्पनात्मक क्रियाओं का जो विज्ञान है वो सौंदर्य शास्त्र है। यानी इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि अभिव्यक्ति की पुनः प्रत्यक्षात्मक या कल्पनात्मक क्रिया क्या हो सकती है कि जैसे मनुष्य ने पहले किसी घटना या विषय के प्रति उसकी जो संवेदनाएं थी वो तो उसने महसूस की ही, वो उसके मनस में तो प्रकटीकरण उनका हुआ ही, लेकिन जब वो उसका पुनः प्रत्यक्षीकरण करता है, पुनः उस संवेदनाओं को किसी माध्यम के द्वारा अभिव्यक्त करता है या उसकी कल्पना करके उस विषय को या उस भाव को वो सृजित करता है किसी पटल पर, तो वो सारा जो विज्ञान है या क्रियाएँ हैं उनको सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत उन्होंने समाहित किया। उस वक्त का एक बड़ा अच्छा मनोवैज्ञानिक था फैचर, उन्होंने उसका साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक रूप लेकर ये कहा कि मनोवैज्ञानिक, चूँकि वो मनोवैज्ञानिक था तो मनोविज्ञान की बात करेगा, तो मनोवैज्ञानिक का जो प्रयोगात्मक अनुभव है, यानी मनोविज्ञान के अंदर जो आदमी एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस ग्रहण करता है, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो इन सब बातों में अगर हम देखें, चाहे वो क्रोचे ने कही, चाहे हीगेल ने कही, चाहे बाउमगार्टन ने कही या फेचर ने कही, उन सब का एक निचोड़ ये निकला कि वो सारे के सारी जो बात कर रहे थे वो इंद्रिय यानी कि प्रत्यक्ष, ये शब्द बार बार उनके बीच में आ रहे थे। तो इंद्रिय का मतलब ये हुआ कि हम जो अपने इंद्रियों के द्वारा, जैसे आँख, नाक, कान, स्पर्श, शब्द, इन सब के द्वारा जिस चीज़ की हमको अनुभूति होती है, उस अनुभूति से जो हमें आनंद की उत्पत्ति होती है, जो हमें सुख मिलता है, वो जो सारी क्रिया, उनको संतुष्टि जो मिलती है, वो जो सारी क्रियाओं के द्वारा जो संतुष्टि और सौंदर्य सुख की जो अनुभूति है, उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत आती है। तो ये बहुत बड़ा एक दृष्टि भेद हो गया पाश्चात्य और पूर्व के अंदर। जहाँ पूर्व में, अपन पूर्व की बात बाद में करेंगे, लेकिन प्रसंगवश यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पूर्व में प्रत्यक्ष को कभी बड़ा प्रमाण नहीं माना, जहाँ ऑथेंटिफिकेशन की बात होती है, जहाँ न्याय की बात होती है, जहाँ पे निर्णय लेने की बात होती है, जो प्रत्यक्ष हमारी भारतीय अगर दर्शन परंपरा में देखें तो बहुत नीचे की श्रेणी में आता है। जबकि पाश्चात्य जगत में अगर जब जाते हैं तो वहाँ प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। जैसे वैज्ञानिकों का आधार तो प्रत्यक्ष ही है, जो दिख रहा है, जो महसूस हो रहा है, जो छूने से पता चल रहा है, जो सुनने से पता चल रहा है, यानी कि हमारी इंद्रियों के द्वारा जो चीज़ हमें प्राप्त हो रही है वही हमारे लिए सत्य है। ये और उनका दर्शन भी है, जो पाश्चात्य दर्शन है वो हमेशा प्रत्यक्ष को प्रमाण लेके चलता है। उनकी जो दृष्टि है वो ऐन्द्रिक बोध की दृष्टि है, वो इंद्रियों के द्वारा जनित जो ज्ञान या अनुभव प्राप्त है वो उसी के आधार पर, उसी के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आत्मिक और मनोवैज्ञानिक रूप से या मन की और बुद्धि की बात नहीं की, लेकिन उनका जो जीवन मूल्य थे, उनके जो दर्शन का जो आधार था, जीवन का जो आधार था, उसके जो मूल्य थे वो उन्होंने हमेशा अपने प्रत्यक्षीकरण या इंद्रिय बोध के को ज़्यादा महत्व देते हुए उन्होंने वो निर्धारित किया और उसी के अनुसार वहाँ का जीवन चलता था। तो यही कारण था कि पाश्चात्य लोगों ने अपने सौंदर्य शास्त्र की अवधारणा या सौंदर्य शास्त्र का जो विश्लेषण किया, उसके अंदर ऐन्द्रिक सुख, ऐन्द्रिक अनुभव, उसकी प्रस्तुति, उसके अंदर कल्पना का समावेश और उसके आधार पर अपनी आत्मसंतुष्टि, इसी को लेकर उन्होंने सौंदर्य की अवधारणाएं उन्होंने की।
अब इसको अगर थोड़ा साइंटिफिक ढंग से देखें तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अंदर सौंदर्य को 3 रूपों में, 3 प्रकार में उन्होंने विभाजित किया है। सौंदर्य यानी एस्थेटिक्स को, सौंदर्य शास्त्र को। पहला है उनका संवेदना का सौंदर्य। जैसे पहले मैंने आपसे बात की कि संवेदनाएं कहाँ, कैसे संवेदनाएं, इंद्रियों द्वारा जनित संवेदनाएं। तो उन्होंने जब इसका क्लासिफिकेशन उसमें किया गया है तो पहला उन्होंने कहा सेंसुअस ब्यूटी, यानी संवेदना का सौंदर्य, यानी कि आपने की जो संवेदना है उस संवेदना को आप अनुभूत कर रहे हैं और उसकी जो सौंदर्यात्मक जो आपका राग है, सौंदर्यात्मक आपको उसमें संतुष्टि प्राप्त हो रही है, वह संतुष्टि जब आपके प्रकटीकरण में आती है, पुनः आप उसको सृजित करते हैं और तो वो सौंदर्यात्मक जो अनुभव है या संवेदना है वो उस कृति में भी आनी चाहिए। क्योंकि ये जो सारा उस वक्त का जो दर्शन था वो काव्य पर ज़्यादा आधारित था। कला, चित्रकला और मूर्तिकला पर उन्होंने कम बात की, लेकिन काव्य भी तो एक कला ही है। भारत में तो काव्य कला के रूप में ही माना गया है शुरू से। वो जब पूर्वी की बात आएगी तब अपन करेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि जो संवेदना का सौंदर्य है, सेंसुअस ब्यूटी, ये उन्होंने एक प्रकार सौंदर्य का उन्होंने दिया। दूसरा दिया रूपगत सौंदर्य, ब्यूटी ऑफ फॉर्म, यानी उसके किसी वस्तु का, किसी घटना को, किसी विषय को प्रस्तुत करने के लिए कुछ पात्रों का निरूपण करना पड़ता है। तो उसके बारे में उनका विश्लेषण था कि पात्रों के निरूपण में भी सौंदर्य का एक घटक है, उसका भी एक सौंदर्य है। जैसे संवेदना का एक सौंदर्य उन्होंने कहा, वैसे रूप का भी एक सौंदर्य है। यानी आप हर, जैसे संवेदना की बात करें तो हर विषय, हर घटना, हर अनुभूति को लेकर सृजन किया जाना संभव भी नहीं होता, औचित्य भी नहीं होता और उसमें उतनी अपील भी नहीं होती। कुछ ऐसे विषय होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती है, कुछ ऐसे दृश्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत होते हैं जिनको देख के हमें संतुष्टि मिलती है, हमें उनको देख के कहीं हमारे मन के अंदर संवेदनाएं झकझोर जाती है, वो हमारे को, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे मन पर गहन प्रभाव डालता है। उसी को लेकर तो सृजन किया जाता है, उसी के लिए तो काव्य रचाया जाता है। तो ये संवेदना का सौंदर्य है, क्योंकि उसमें जो गहरापन है, उसकी जो तीक्ष्ण अनुभूति है, वहीं कुछ सौंदर्य छुपा हुआ है। तो वो जो सौंदर्य है वो उसका संवेदना का सौंदर्य माना जाता है। दूसरा रूपगत सौंदर्य, क्योंकि सामान्य विषय है, सामान्य घटना है, जैसे सुबह भोर होती है, प्रातः होता है ना, सूरज निकल रहा होता है, तो ये एक सामान्य घटना है। लेकिन आप जब उस दृश्य को देखते हैं, सूर्य की लालिमा, पेड़ों पे हवाओं का झूलना, चिड़ियों की चहचहाहट और ये जो सुंदर आकाश में रंग का बिखरना, तो ये जो सुबह का जो माहौल है, उस माहौल की एक विशेष अनुभूति जो सहृदय कवि है या सहृदय चित्रकार है या कोई अन्य है, उसके गहन मनस पर वो प्रभाव डालती है। तो उस विषय को लेकर वो सृजन करता है। तो ये रूपगत सौंदर्य, यानी कि जो देखने में जो सुंदर लगे, वो पहले अनुभूति की बात थी कि हमारी उसके प्रति जो फीलिंग्स है, संवेदना है, उसकी संतुष्टि हो। लेकिन एक विजुअल प्लेजर, जो दृष्टिगत सौंदर्य है, उसका भी उसमें एक महत्व है। तो उन्होंने दूसरा उसका जो क्लासिफिकेशन किया वो था रूपगत सौंदर्य। तीसरा अभिव्यंजना का सौंदर्य। अभिव्यंजना का मतलब यहाँ संवेदना नहीं है, जैसे अपन ने पहले बात की। अभिव्यंजना का मतलब है एक्सप्रेशन, यानी आपने अपनी जो फीलिंग्स थी, अपना जो विषय था, अपनी जो मन पर, जिस वजह से मन पर कोई प्रभाव गहरा पड़ा था और बड़े संतुष्टि के भाव आपके मन में उत्पन्न हुए थे, सुख के भाव उत्पन्न हुए थे, मूलतः सुख ही तो सौंदर्य है। तो वो जो उत्पन्न हुए थे उसको आप एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति की जो थ्योरी है वो भी सौंदर्य का एक प्रकार है। तो इंसाइक्लोपीडिया में 3 प्रकार से सौंदर्य को डिफाइन किया गया है, उसके 3 अलग अलग प्रकार माने गए हैं। जैसे अब सौंदर्य, चूँकि
पाश्चात्य जगत की अगर बात करें तो सारा सौंदर्य भौतिक दृष्टिकोण को लेकर ही उन्होंने आगे बढ़ाया, सोच को लेकर